जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इंडियन आर्मी का सोल्जर ट्रेडमैन का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करने वाले हो। साथियों, वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और आपके कितने मार्क्स आए। एटलीस्ट आपको इस पेपर सेट में 35 क्वेश्चन तो सही करने थे। अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहला क्वेश्चन था, गोवा पर सन 1961 से पहले किसका शासन था? तो वो आपका था पुर्तगाल का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? तो साथियों, आप सबको पता होगा ध्यानचंद जो है हॉकी खेलते थे। इन्हें क्या भी कहा जाता था? इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। इनके विषय में एक कहानी बहुत इनकी विख्यात है, फेमस है, वो थोड़ी सी आपको बता देना। ये देश के प्रति इनका कितना प्रेम था। तो हॉकी के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे ध्यानचंद। ध्यानचंद जी जो थे वो सेना की ओर से हॉकी खेलते थे। जो इनका पद था वो लॉन्स नायक था। लॉन्स नायक जो पद है, नॉन कमीशन का एक छोटा सा पद है। मेजर ध्यानचंद जी जो थे 1936 में 1936 में इंडिया की तरफ से ओलंपिक्स खेलने जर्मनी गए। तो जर्मनी में जब भारत और जर्मनी के बीच खेल खेला गया तो जर्मनी सिर्फ एक ही गोल मार पाई और भारत ने लगभग 16 गोल मार दिए थे, जिसमें ध्यानचंद जी ने अकेले 15 गोल मारे। जो ध्यानचंद जी ने अकेले 15 गोल मारे। हिटलर जो था वहां का शासक, वो देखता ही रह गया भाई। हिटलर ने क्या किया, मेजर ध्यानचंद जी को अपने ऑफिस में बुलाया और बोला, क्या करते हो तुम? तो ध्यानचंद जी ने जवाब दिया कि मैं सेना में लॉन्स नायक हूँ। तो हिटलर ने कहा, तुम्हारे देश में तुम्हारे लिए तुम्हारे देश ने तुम्हें कुछ नहीं दिया है, तुम जर्मनी के लिए खेलो। मैं जैसे तुम यहाँ आ जाओगे मैं तुम्हें अधिकारी बना दूंगा। तो मेजर ध्यानचंद जी ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर को कहा, ये बहुत अच्छी लाइन कही कि मेरा देश का कर्तव्य नहीं कि मैं कि वह मेरे लिए कुछ करें, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। तो ये बहुत अच्छी लाइन मेजर ध्यानचंद जी ने कही थी भाई। और ये हॉकी ऐसे खेलते थे जैसे कि हॉकी की जो स्टिक होती है उसमें जो बॉल होती है वो चिपक के चलती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा हॉकी खेलते थे, इसीलिए इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। आप मुझे बताओगे कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है वो कहाँ है? कमेंट में जरूर बताइएगा। देखो, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो आप देख रहे होंगे ये टाइगर वुड्स जी हैं और इन्होंने जो है गोल्फ की स्टिक पकड़ी है भाई। तो ये जो है गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से। देखो, केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो आप सभी को पता होगा, कथकली। देखो मेरे प्यारे साथियों, जो आपका ये क्लासिकल डांस होता है वो कितने होते हैं? देखो, इसे याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। वो ट्रिक है आपके पास। भरतनाट्यम, गान करना, कुड़ी आदि, कथक उत्तर। मतलब भरतनाट्यम मतलब भरत से भरतनाट्यम जो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। गान करना मतलब यक्षगान जो कहाँ का है? कर्नाटक का है। पुड़ी आदि, पुड़ी से आप याद रखोगे कुचिपुड़ी, आदि से याद रखोगे आंध्र प्रदेश। कथक से कथक, और ये कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। मेरे साथियों, ये देखो मैंने डिटेल में आपको बताया। देखो, भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु। कथक उत्तर प्रदेश। कथकली केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुरी मणिपुर का। उड़ीसी उड़ीसा का। ठीक है, तो ये सारे सभी क्लासिकल डांस है। देखो, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह है भाई। क्या है? उपग्रह। देखो, आगे हम सोलर सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास होता है सन, जिसे हिंदी में बोलते हैं सूर्य। ठीक है, तो सूर्य की बात की तो सूर्य आपको पता होना चाहिए, सूर्य एक तारा है। ठीक है, अब देखो ये पृथ्वी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? मून है, चंद्रमा है, दिख रहा है। तो देखो, थोड़ा सा ग्रहों की बात कर लेते हैं। प्रेजेंटली हमारे जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो 8 हैं। प्लूटो जो है ग्रह से हटा दिया गया था सन 2006 में। इसे बौना ग्रह के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, बात कर लेते हैं मरकरी की। तो मरकरी को हिंदी में कहा जाता है बुध। कौन सा ग्रह? बुध। जो बुध ग्रह है ये सूर्य के सबसे नजदीक है। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? मरकरी है।
अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो तब आपका आंसर होगा बुध। देखो, जो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा है आपके पास विनस। विनस को क्या कहा जाता है? शुक्र ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह जो है ये सबसे अधिक चमकीला होता है भाई। क्या होता है? सबसे अधिक चमकीला। और शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन भी कहते हैं भाई। विनस इज आल्सो कॉल्ड इज द सिस्टर ऑफ द अर्थ। ये भी इसे कहा जाता है भाई। आगे बात करूं अगर पृथ्वी की, तो पृथ्वी से इंपॉर्टेंट एक ही लाइन है, इसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करूं मार्स। तो मार्स देख के आपको लग रहा होगा, मार्स को हिंदी में कहते हैं मंगल। तो आपको उसको देख के पता चल रहा होगा कि लाल ग्रह, इसे क्या कहा जाता है? रेड प्लेनेट कहा जाता है भाई। आगे मैं बात कर लूं जुपिटर। तो जुपिटर को हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। क्या बोलते हैं? बृहस्पति। जुपिटर जो है सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है भाई। ठीक है, बाकी यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून, इनके बारे में ज्यादा पेपर में आता नहीं है। ठीक है, आगे बांग्लादेश की मुक्ति हेतु युद्ध कौन से सन में लड़ा गया? तो 1971 में यह युद्ध लड़ा गया, जब भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराकर बांग्लादेश उसका नाम रखा गया। देखो, चीन के राष्ट्रपति का नाम तो आप सबको पता होगा। चीन के जो राष्ट्रपति है जिनपिंग है। ठीक है, इन्हें तो कौन भूल सकता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। देख सकते हो आप, ये भारत की टीम है, हॉकी स्टिक इन्होंने पकड़ रखी है। देखो, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? चाइना की है। ठीक है, तो देखो ये वर्ल्ड मैप है। तो वर्ल्ड मैप में देख रहे होंगे आप, वर्ल्ड मैप में देख रहे होंगे, ये चाइना है। ये क्या है? ये चाइना है। ये चाइना जो है वो आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अब देखो, आपको एक पिक्चर और दिख रही होगी, सबसे बड़ी रशिया। सबसे बड़ा मैप किसका दिख रहा है? रशिया का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो तब आपका आंसर होगा रशिया। अगर बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा अच्छी अर्थव्यवस्था जो है आप सभी को पता होगा यूएसए की है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा पैसा है। ठीक है, निम्नलिखित में से रामायण किसने लिखी है? तो रामायण आप सबको बता दूं, रामायण लिखी है वाल्मीकि। किसने लिखी है? वाल्मीकि। वेद व्यास जी ने जो है वो लिखी है आपकी महाभारत। महाभारत और भगवत गीता। तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस। क्या लिखी है? रामचरित। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कालिदास ने तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ये स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, ये तो कमल। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कहलाता है आपका सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। अगर उच्चतम न्यायालय की बात करेगा तो उच्चतम न्यायालय आपका कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। अगर क्वेश्चन ऐसे पुटअप करता है कि उच्चतम न्यायालय कहाँ है, तब आपका आंसर होगा ये है आपका दिल्ली में। अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है वो चेंज हुए हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो चेंज हुए हैं, वो है एन वी रमन। कौन है? एन वी रमन। जो एन वी रमन थे ये 48वें मुख्य न्यायाधीश बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने राष्ट्रपति भवन में इन्हें शपथ दिलाए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, नियुक्ति कौन करता है, तो तब आपका आंसर होगा ये करता है आपका राष्ट्रपति। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ दे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे भारत के वो कौन थे? वो थे जे कौनिया। कौन थे? जे कौनिया। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो का मंदिर है आपका मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? तो ये बिल्कुल आसान सा था, ऊंट को कहा। लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो
चिकित्सक को परिचारिका कहते हैं, तो अनुयायी को क्या कहेंगे? तो चिकित्सक जो है परिचारिका से संबंधित है, तो अनुयायी किससे? नियुक्ता से संबंधित है। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या को ज्ञात। अब आप देख रहे होंगे ये 65 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 4 है। 65 क्या है? एक ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर। ये बिल्कुल आपका आंसर। ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, तो ये तीनों नहीं हो सकते। आंसर होगा ऑप्शन। अगर कुत्ता भौंकता है, भौंकने से संबंधित है, तो शेर किससे संबंधित है? तो देखो, कुत्ता अगर भौंकता है तो शेर क्या करता है? दहाड़ता है। क्या करता है? देखो, अगला रीजनिंग का काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, इसके लिए आपको अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद होनी। जैसे ए की नंबर होती है 1, बी 2, एफ होता है 6, जी 7, के होता है 11 और एल होता है 12। तो आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों, एक को 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? +5 करना पड़ रहा है। 6 को 11 बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? +5। 6 और 5 11। अब आगे जो है +5 करोगे तो 11 और 5 कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। तो प्रिंस 16 साल का। प्रिंस कितने साल का? 16 साल का। तो पी आगे क्या आएगा? क्यू। प्रिंस 16 साल का, क्वीन। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये और क्यू, प्रिंस और क्वीन। जैसे आप होंगे प्रिंस और आपकी कोई होगी क्वीन। ठीक है, आगे है आपके पास कि यदि 8, 7, 6, 5, 4 को ग्रेड दर्शाता है। देख लो, ये सीधा कोड दे रखा है, 8, 7, 6, 5, 4 कोड दे रखा है। तो 7, 5, 4 किसका कोड है? 7 हो गया आर का, 5 हो गया ए का, और टी कितना? 4। RAT, रैट आपका। सेक्शन सी का जो पोर्शन था मेरे प्यारे साथियों, ये था आपका जनरल साइंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है, मतलब यूनिवर्सल डोनर, जो अपना ब्लड ग्रुप हर किसी को दे दे, तो वो होता है आपका ओ। ओ जो है किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। देखो, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड मेरे साथियों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी वो किसने की थी? वो की थी आपकी कॉल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, इन्हें रक्त समूह का क्या भी कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, सर्वग्राही कौन सा ब्लड होता है? तो मेरे साथियों आप कमेंट में जरूर बताना कि सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि GSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो GSLV का जो फुल फॉर्म है वो है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि सूर्य की रोशनी शरीर को कौन सा विटामिन देती है? तो वो देती है विटामिन डी। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है साथियों, आप सबको पता होगा। और हरे पौधों की पत्ती में उपस्थित, ठीक है, हरे पौधों की पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। हेपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है आपका लीवर। क्या होता है? लीवर। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और O2 क्या करते हैं? छोड़ते हैं भाई। कितने दिनों में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है भाई? तो कितने दिनों में करती है? 365 दिनों में भाई। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी को पता होगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। तो 6 होती है। मिट्टी में पड़े मृतक और सड़े जीव बन जाते हैं, वो बन जाते हैं अकार्बनिक सामग्री, इनऑर्गेनिक मटेरियल। इसका बहुत से विद्यार्थी मिट्टी करके आए भाई, मिट्टी सही आंसर नहीं है भाई। लैक्टोमीटर की शुद्धता से क्या मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर की शुद्धता, दूध की शुद्धता मापी जाती है। पानी के उबलने का तापमान, तो आप सभी को पता होगा साथियों कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है। अगर इससे ऊपर उबालने की कोशिश करोगे तो ये भाप के रूप में उड़ने लगता है। रक्त के सामान्य जमावट के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन होता है?
तो मेरे प्यारे साथियों, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये विटामिन से होने वाली कमी के जो रोग हैं वो दे रखे हैं, और इसकी ट्रिक है रवे सारे वर। तो देखो, क्वेश्चन आपसे कहा कि सामान्य रक्त का थक्का नहीं बनता, तो आप मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे होंगे विटामिन के जो है रक्त का थक्का नहीं बनाता। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ब्लड क्लॉटिंग जो है नहीं होगी। जैसे आपके हाथ में या कहीं भी शरीर में चोट लग जाती है तो ऊपर पपड़ी जम जाती है, वो विटामिन के कारण। तो साथियों देखो, इसे डिटेल में पढ़ते हैं। क्या है शॉर्टकट ट्रिक? रवे सारे वर। अगर मैं विटामिन ए की बात करूं तो विटामिन ए से जो होने विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो है रतौंधी। विटामिन बी की बात करूं तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो होता है आपका बेरी। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन ऐसे आता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, या क्वेश्चन इस तरह से पुटअप हो कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, और विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनती है। मेरे प्यारे साथियों, अगर विटामिन की बात की जाए तो विटामिन से आपके रासायनिक नाम भी आपको पता होने चाहिए, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रिक है रत एक ट्रॉफी, एक है ये मेरे प्यारे साथियों, रत एक ट्रॉफी। तो ट्रिक है रा से विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, केमिकल नेम को बोला जाता है रासायनिक नाम। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो तब आपका आंसर होगा साथियों रेटिनॉल। खास से विटामिन बी थायमीन, ए से विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, का से कैल्सीफिरॉल, विटामिन डी, ट्रास से विटामिन ई टोकोफिरॉल, पी से विटामिन के फिनोक्विनोन। ठीक है, तो मैंने आपको साथियों विटामिन से होने वाले रोग और विटामिन के रासायनिक नाम दोनों बता दिए हैं। देखो, आगे है सीएनजी का पूरा नाम। तो सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे मैं बात करूं हिंदी में तो हिंदी में कहा जाता है इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वो होती है आपकी लीवर। कंपास की सुई हमेशा किस दिशा की ओर इशारा करती है? तो वो हमेशा करती है नॉर्थ की ओर, उत्तर दिशा की ओर। किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की। ये होता है आपके पास चार डायरेक्शन, NEWS, पूरब, पश्चिम, उत्तर और। ठीक है, और अगला सेक्शन है आपका मैथमेटिक्स का। तो पहला क्वेश्चन था 5/25 और 10/25 के बीच अंतर निकालिए। आप सभी को पता होगा, जब भी अंतर निकालते, डिफरेंस निकालते तो कौन सा साइन आता है? माइनस का साइन आता है। देखो, दोनों का एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना आएगा? अब देखो, 25 में कितने का मल्टीप्लाई करे 25 आ जाए, तो आप बोलोगे एक का की मल्टीप्लाई ऊपर से होगी 5 ही कम, 5 आगे माइनस का साइन। 25 में कितने का मल्टीप्लाई करे 25 आ जाए, तो एक का, तो 10 ही कम। अब आप मुझे बताइए साथियों, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का माइनस। ठीक है, ये आ जाएगा 5। ठीक है, और चिन्ह बड़े वाले का क्या आ जाएगा? -5/25। तो आप देख रहे होंगे 5 एकम 5, 5×5 = 25, -1/5 आपका आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 77 का स्क्वायर -23 का स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी। एक जो बेसिक से करेंगे वो क्या करेंगे? 77 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 23 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और वो मेथड जो है हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा। तब एक चीज समझो, ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी है। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, बीच में क्या है? माइनस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका? ए प्लस बी, और ए माइनस बी। देखो अब कितना आसान हो गया। अब ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू पुट कर दो, आपको पता है ये हो जाएगा 77 माइनस प्लस 23, और दूसरा हो जाएगा 77 माइनस 20, एक प्लस एक माइनस। 77 और 23 आपको पता है 100 होता है, मल्टीप्लाई बाय माइनस कर दो, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 2 गया 5।
कितना आ जाएगा आपका 5400 आपका ऑप्शन। ठीक है, अगला है आपके पास a प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या कहलाता है? तो एक रूल है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, गुणन की सहचारिता स्वभाव का जो ये नियम है। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक चीज थी, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। आगे चलते हैं। देखो, जैसे ही आपने सवाल देखा होगा आपके माइंड में सीधा आ जाना चाहिए, अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हैं तो आपके दिमाग में सीधा सीधा आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे होंगे कि ये a प्लस बी ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया a का स्क्वायर माइनस a इंटू बी। ठीक है, a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। देखो कैसे, अगर a की वैल्यू x है, a की वैल्यू क्या है x, और b की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, यही तो है, चीजों को समझो। देखो a हो जाएगा आपके पास x, ठीक है, b हो जाएगा आपके पास 1, a हो जाएगा एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 कितना होगा? एक्स ही होगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1। तो यही वैल्यू तो लिखी है ऊपर, यही वैल्यू तो लिखी है। ऑप्शन आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस 1 आपका ऑप्शन। ठीक है, आगे कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 390 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई जो है 26 सेंटीमीटर है, तो आधार ज्ञात की। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको दे रखा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तब आप बोल रहे होंगे कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट, आधार गुणा। अब समांतर चतुर्भुज एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या बोलेंगे? अगर इंग्लिश में बोलूं एरिया ऑफ पैलोग्राम, एरिया ऑफ अ पैलोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैलोग्राम आपको दे रखा था 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बेस आपको निकालना था और हाइट आपको दे रखी थी कितनी? 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ चले जाती, ये आ जाता 390 बाई 26 इक्वल टू बेस, बेस मतलब आधार। ठीक है, बेस मतलब, ठीक है। अब इसे काट रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा 13 दूनी 26 होता है, 13 टू जा 36, तो 13 टू जा 26 और 13 थ्री जा 39। ठीक है, 30। बेस कितना आ गया? तो आप बोल रहे होंगे 30/2 और काटो 15 टाइम, बेस आ गया 15, आधार कितना आ गया? 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिकोण, त्रिकोण के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? 100। त्रिभुज के तीनों कोणों, त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देखो, 6 के गुणनखंड ज्ञात करो, मतलब 6 के जो पॉसिबल गुणनखंड है वो आपको बताने फैक्टर। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू 12 है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, 9 तो नहीं हो सकता। यहाँ क्या है? 8 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ क्या है? यहाँ 12 है, ये भी नहीं हो सकता। जो फैक्टर होंगे आपके 1 2 और 6, ये सारे फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं। ये फैक्टर बड़ा हो गया ना, ये नहीं हो सकता।
सॉल्व 252 बाय 18। आपको पता होगा 18 एकम 18 कितना बचा 7, 18 चकू, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सर। अब देखो यदि 6 व्यक्ति 4 माह में 2400 रुपये खर्च करते हैं तो 4 व्यक्ति कितने माह में 1800 रुपये खर्च करेंगे। अगर आपको एमडीएच का कॉन्सेप्ट पता है, एमडीएच का कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए बहुत आसान होता है। क्या होता है एमडीएच का कॉन्सेप्ट? M1 D1 H1 बाय W1 और R1 इक्वल टू M1 M2 D2 और H2 अपॉन W2 और जहाँ M होता है व्यक्तियों की संख्या, क्या होता है M हमेशा होता है व्यक्तियों की संख्या, कितने व्यक्ति हैं चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल। D होता है डेज दिनों की संख्या, H होता है आवर्स घंटों की संख्या, W होता है जो आपको काम करना है, वर्क जो कार्य आपने करना है, और R जो होता है जो आपको रुपए दिए जाते हैं। तो यहाँ से आपको वो वैल्यू लेनी है जो आपसे पूछी गई है। सबसे पहले बोला 6 व्यक्ति, M1 आपका क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा आपका 6 कितने दिन में 4 माह में, D हो जाएगा 4, कितने रुपए खर्च करते 2400 रुपये, तो R1 कितने 2400। ऐसे ही यहाँ से M2 कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा 4 व्यक्ति कितने माह में, D2 आपको निकालना है और 1800 रुपये आपको दे रखा है 8, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, क्या दे रखा है M D और R इक्वल टू M2 D2 और R2 1। तो चलो अब देखो M1 की वैल्यू कितनी है 6, D1 है 4 और R1 कितना है 24 24 है। M2 कितना है, M2 है आपके पास 4, D2 आपको निकालना है और R2 है आपके पास 8। देखो या तो इसे यहीं सॉल्व कर दो, 6 चौको 24, 400, 4 एकम 4, 100 हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ जाएगी। आप बोल रहे होंगे 4D2 बराबर, 4D2 बराबर ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये हो जाएगा 1800, 1800, ठीक है। अब ये वैल्यू नीचे आएगी तो D2 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 1800 ऑन 100, 0 से 4 चौको 16, तब बचा 2 बच गया, 20 हो गया, पॉइंट लगा है 4 पंजे 4.5, उसका आ जाएगा 4.5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 10 ग्राम है। आप सबको पता होगा कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1 kg, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 10 ग्राम है, 1 किलोग्राम का, जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है 1 किलोग्राम का तो नीचे क्या आएगा 1 किलोग्राम। परसेंटेज की वीडियो में मैंने आपको बता रखा, पर क्या आएगा जो आपसे पूछा गया 10 ग्राम कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू। अब 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो आप बोल रहे होंगे 10/1000 इंटू 100, 1 2, कितना प्रतिशत आ गया, आ गया 1, आ गया 1। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रेशो दे रखी थी आपको, रेशो का मतलब डिवाइड भी होता है, तो मैं इसे 3/7 लिख सकता हूँ, इक्वल टू इसे लिख सकता हूँ 39/x। ये वैल्यू यहाँ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास 3x इक्वल टू 39/7, ठीक है। 39 इंटू 7, 39 इंटू 7। ये वैल्यू x की वैल्यू साथ जो वैल्यू होती है वो नीचे चले जाती है, तो x इक्वल टू आप कह रहे होंगे 39 इंटू 7/3,
तीन एकम तीन, तीन तिया 9, 13 सत्ते 91, 6 सत्ते ऑप्शन ठीक है। सबसे छोटा पद लिखो भाई, इसको आपको सिंप्लीफाई करना था, नॉर्मली क्वेश्चन था। देखो एक के लास्ट में 0 है, एक के लास्ट में 5 है, तो 5 से सीधा सिंप्लीफाई कर दो। 5 एकम 4 बचा 44, 8 पंजे 40, ठीक है। 5 बटे 40, 4 बचा 5 नमे, 5 दूनी 10, ये 2 बच गया, 5 पंजे 25 और 5 दूनी, ये आ गया 189/250। क्या आगे और सॉल्व होगा, करो 3 से, 3 छके 18, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 चकू 12। देखो और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, तो मैं देख रहा हूँ ये 20 टाइम्स के आसपास पहुंच रहा है कि 20 तियाँ 60 होता है, 21 तियाँ 63 होता है, 21 तियाँ 63 होता है। और 84 की बात करूँ तो 4 बार 21 चक्कू कितना होता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84, बिल्कुल सही, 3/4। सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, 3/4, ऑप्शन डी आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तो इसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी। अब आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपके पास πr², ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल आपको कितना दिया है, एरिया ऑफ अ सर्कल 616 दे रखा है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। r² निकालना है आपको, त्रिज्या निकालनी है, तो ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी, ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी, तो 616/22 देखो 22 से 11 से काट लो पहले, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, ठीक है। 6 बच गया, 11 छके 6, काट रहे होंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 अट्ठे 28 इंटू 7 इक्वल टू r²। 7 अट्ठे 56, कैरी 5, 7 दूनी 14, 14 5 19। आर बराबर कितना, अंडर रूट, इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर अंडर रूट लगता है, और 196 किसका रूट होता है, 13 का। देखा होता है 13 का होता है सर, 14 सॉरी 14 का होता है, 13 का होता है 169। राम एक टेलीविजन 3000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ पाता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखो समझते हुए चलना, एक तो बेसिक मेथड है इसका, शॉर्ट है, बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले बोला एक टेलीविजन 3000 रुपये में बेचने पर, तो जब भी कोई चीज बेचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहा जाता है, विक्रय मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको दी है 3000, ठीक है, और कहा 25% लाभ पाता है, प्रॉफिट दे रखा है आपको, प्रॉफिट 25%, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो, ज्ञात करो क्रय मूल्य। तो आपको पता होगा विक्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, 100 प्लस प्रॉफिट बाय कितना 100। एक तो ये बेसिक तरीका होता है, विक्रय मूल्य आपको दिया था 3000, ठीक है, क्रय मूल्य आपको निकालना था, ठीक है। प्रॉफिट आपको दे रखा था 25, तो 100 और 25 हो जाएगा 125 बाय कितना 100। ये वैल्यू यहाँ जाएगी, ये वैल्यू नीचे आएगी, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि क्रय मूल्य बराबर 3000 अपॉन 125 टू 100। 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 5 छके 30, 600, 6 चौकू 2400, तो उसका क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया 2400। अब दूसरा शॉर्ट मेथड देखते हैं इसका, शॉर्ट देखो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस को क्या मानते हैं, कॉस्ट प्राइस को मानते हैं हम 100%। अगर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को मैंने 100% माना, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 100%, ठीक है,
तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 25% का लाभ कमाता है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपके पास 125, हो जाएगा 125%, 125%। और टेलीविजन का बेचने पर क्रय मूल्य दे रखा है आपको, बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 125% की वैल्यू आपको दे रखी है 3000, 3000। यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल दोगे, अब 1% बराबर बोले होंगे 3000 बाय 125। आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 100%, तो यहाँ भी 100 का गुणा, यहाँ भी 100। तो जब तक आप इन चीज़ों में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप ये मेथड आसानी से नहीं, 3000 125 इंटू 100, ये वही वैल्यू आ गई नहीं आई जो यहाँ पे थी 3000 इंटू 100 बाई 125, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 5 छक्के 30, 600, देखो वही वैल्यू है। बस ये थोड़ा सा अगर इस मेथड में जाओगे तो इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आगे करते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है दो अंक मालूम करो जिनका योग 25 और अंतर 5 हो। देखो एक तो आप दोनों संख्याओं को देख के कर सकते हो, कैसे, ये जो नंबर्स हैं 20 एंड 5, इन दोनों का योग 25 है पर इन दोनों का अंतर 15 नहीं है, ये नहीं हो। 15 और 20 को देखोगे तो अंतर 5 है पर योग 25 नहीं है, ये भी नहीं हो। 10 और 15 में अंतर कितने का है, 5 का है, और 10 और 15 क्या होते हैं। एक तो ये मेथड होता है आपका, बिल्कुल ऑप्शन से आप पहचान सकते हो। अगर मैं बेसिक से बात करूं तो बेसिक से आप किस तरह करोगे, देखो दो संख्याओं का योग दे रखा है, मतलब दो संख्याएं x प्लस वाई, इनका योग है 25 और इनका अंतर कितना है x माइनस वाई दे रखा है आपको 5। तो आप देख रहे होंगे y से y कैंसिल, x और x 2x हो गया, इक्वल टू 25 और 5 30, x बराबर आप कह रहे होंगे कि 30/2, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 15 आ गई। अगर x की वैल्यू 15 आ गई तो y कितना, यहाँ वैल्यू पुट कर दो चाहे नीचे वैल्यू पुट कर दो, x प्लस वाई बराबर आपके पास 25 था, x की वैल्यू आपको पता है 15 प्लस वाई इक्वल टू 25। तो आप कह रहे होंगे कि y इक्वल टू 25 माइनस 15, वाई इक्वल टू कितना 10। x की वैल्यू कितनी निकाली आपने 15 और y की 10, तो 10 और 15 किस में दिख रहा है, ऑप्शन में। मैंने आपको बेसिक तरीके से ही बता दिया, शॉर्ट से ही बता। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो पे।